डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर के एक नए चैप्टर प्रोकैरियोट के साथ पहला टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपको, मेरा टास्क ये है कि आपको मैं प्रोकैरियोट के बारे में चंद बेसिक चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। प्रोकैरियोट की इंट्रोडक्शन, प्रोकैरियोट की टेक्सोनोमी और प्रोकैरियोट की फाइलोजेनी, इस पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बड़ी ही समराइज अंदाज में कुछ मटेरियल भी बोर्ड पे लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, कुछ हेडिंग भी आपको नजर आ रही है। ये सारी चीजें आपके साथ है। तो शुरू करता हूं। प्रोकैरियोट, लफ्ज प्रोकैरियोट के लफ्जी मतलब क्या है? ये दो अल्फाज से बना है। प्रो का मतलब है बिफोर। अब बिफोर का क्या मतलब है? प्राइमेटिव। और किरियान का मतलब है न्यूक्लियस। ये तो इसका लफ्जी मतलब है। अब डिफिनीशन क्या होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस के गिर्द आमतौर पर जो एक मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, वो होती है, लेकिन यहां पर एब्सेंट है। और जेनेटिक मटेरियल इसका क्या है? सर्कुलर शेप हो, तो फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोट। द ऑर्गेनिज्म in which nucleus without nuclear membrane and the genetic material is in ring shape, this is called prokaryote। यानी आप प्रोकैरियोट को इस तरह पहचानेंगे कि इसके न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा और जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए जो भी है वो रिंग फॉर्म में होगा। तो फिर आप समझिए कि ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब दुनिया में दो किस्म के ऑर्गेनिज्म है। एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा और दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। एक ऑर्गेनिज्म को हम ट्रू ऑर्गेनिज्म कहते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को हम ट्रू ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म को हम ट्रू ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट कहते हैं। याद रखिए कि दुनिया जैसे ही वजूद में आ गया, आफ्टर 1 बिलियन ईयर, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म दुनिया में आए वो प्रोकैरियोट थे। इस पर तमाम साइंटिस्ट बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री बहुत ज्यादा, यानी दुनिया की इब्तिदा, जहां से दुनिया की इब्तिदा हुई है वहां से प्रोकैरियोट की इब्तिदा हुई है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि 2.79 बिलियन ईयर इगो, कुछ कहते हैं कि 3 बिलियन ईयर इगो। बहरहाल हम आपको मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है जो शुरू में दुनिया में आ गए। तो ये ऑर्गेनिज्म चूंकि इब्तिदाई तौर पर आए थे, इसमें इवोल्यूशन भी नहीं हुई थी, तो इसलिए इनके कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक थे और मैंने आपके साथ कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक और एग्जांपल भी शेयर की है। आप जरा देख ले। सबसे पहले मैंने यहां पर कैरेक्टर जो लाया है कि क्या है? लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के गिर्द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होगा। अब सिंपली आप कहें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसके बाद प्रोकैरियोट के जितने भी प्रोकैरियोट होंगे वो सारे एक सेल के होंगे, यूनिसेलुलर, सिंपलिस्ट होंगे, ठीक है ना। अब जब एक सेल है तो इसके अंदर ऑर्गन, टिश्यू, सिस्टम, बॉडी, इसका कंसेप्ट नहीं होगा, तो इस लिहाज से ये क्या है? सिंपलिस्ट होंगे। कॉलोनियल, ये इकट्ठा रहेंगे एक जगह पर बहुत सारे, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखो, ये एक प्रोकैरियोट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह। इसको हम कहते हैं कॉलोनियल।
एक जगह पर इकट्ठा रहना, तो ये भी प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक है। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट के है, ठीक है ना जी। तीसरा कैरेक्टर, लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान एक ग्राउंड होगा जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में लिविंग बॉडीज होंगी जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनील। अब इस ऑर्गेनील में, इस साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे प्लास्टिड, जैसे विक्यूल, जैसे लाइजोसोम, ये नहीं होंगे, ठीक है ना, क्लियर जी। सेल वॉल इज मेड ऑफ म्यूरिन। प्रोकैरियोट को इस सेल वॉल की वजह से 1670 तक किंगडम प्लांटी में रखा गया था। जिस वक्त ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में तकसीम किया गया था, उस वक्त प्रोकैरियोट को इस सेल वॉल की वजह से, क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल में है, तो उसको किंगडम प्लांटी में रखा गया था। तो इसका सेल वॉल क्या है? इसके सेल वॉल म्यूरिन से बना है। म्यूरिन में पॉलीसेकेराइड का चेन जब अमाइनो एसिड के साथ मौजूद हो तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं म्यूरिन, पेप्टोग्लाइकोगन, ठीक है ना। तो ये क्या है? इसका सेल वॉल म्यूरिन से बना होगा, यानी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड से बना होगा। राइबोसोम मौजूद होंगे, लेकिन राइबोसोम दो किस्म के हैं, एक लार्ज साइज है और एक स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज राइबोसोम 70S है और लार्ज साइज राइबोसोम 80S है। यहां पर आपको 70S के राइबोसोम मिलेंगे और वो भी स्कैटर होंगे साइटोप्लाज्म में। अब सेल डिवाइड होगा लाजमी तौर पर, रिप्रोडक्शन तो करेगा। अब यहां पर सेल का जो डिवीजन का तरीका है वो न माइटोसिस का होगा और न मियासिस का होगा, बल्कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का क्या मतलब है कि बॉडी एक सेल जब दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, मिसाल के तौर पर ये सेल है, ये इस तरह डिवाइड हो जाता है, तो फिर हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। आपको पता है कि यहां पर मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस या डीएनए जिस जगह पर वाक़ हो तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियाई। मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियाई पहले दो हिस्सों में तकसीम होगा, एक हिस्सा ये, इसके बाद साइटोप्लाज्म तकसीम होगा और ये दो सेल बन गए। तो ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। अगर एक से दो से ज्यादा तो मल्टीपल फ्यूजन। ये सारी चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पढ़ चुके हैं। मतलब ये है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर इसका कंसेप्ट नहीं है। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप, प्रोकैरियोट ऑटोट्रॉप भी होंगे और हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब है अपने लिए फूड मटेरियल यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैरी करना, खुराक बनाना, और हेटेरोट्रॉप यानी दूसरे पर इन्हिसार करना अपने खुराक के लिए, जैसे जानवर। बोथ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन अकर। रिस्पायरेशन की दो किस्म है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन है और एक एनारोबिक रिस्पायरेशन है। एरोबिक रिस्पायरेशन उस रिस्पायरेशन को कहते हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, और एनारोबिक रिस्पायरेशन उस रिस्पायरेशन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो। तो मतलब है कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों रिस्पायरेशन यहां पर मौजूद होंगे। ये जी, एनिसेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ। आज भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट के मौजूद है। एक लिविंग जिंदरा बचा है जिसको हम कहते हैं मिथियोनोजेन, ठीक है ना। सबसे कदीम तरीन ऑर्गेनिज्म रुई जमीन पर आज भी मौजूद है वो प्रोकैरियोट है। ये भी एक टिपिकल कैरेक्टर में आता है जी। प्रोकैरियोट का एक कमाल है कि चूंकि ये इब्तिदाई तौर पर रुई जमीन पर आ गए, इसलिए इसने एक कमाल कर दिया है बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए, तीन बेसिक प्रोसेस करके। एक, नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, ठीक है ना, ये एक कमाल था। और दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर नामियाती मुरक्कबात की डिकम्पोजिशन करके। तीसरा कमाल, फोटोसिंथेसिस। तीन जो लाइफ के लिए बुनियादी प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन,
ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन और फोटोसिंथेसिस, ये लाइफ के लिए 3 आज भी इसेंशियल प्रोसेस है। ये इसको सबसे पहले प्रोकैरियोट ने इसमें इन्वॉल्व होकर लाइफ के लिए हमें दे दिए है। ये जर्नल है। याद रखिए कि नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इकोलाई, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की, मेथियोनोजेन, पेक्रोपेलस, माइकोकोकस, पायरोलोपस, प्यूमोराई, प्यूमोरिसी, इस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ये आप जी, अब क्या है, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब टेक्सानोमी, टेक्सानोमी किसे कहते हैं? द आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नेमिंग ऑफ प्रोकैरियोट। अगर आप किसी प्रोकैरियोट को नाम दे रहे हो, अगर आप किसी प्रोकैरियोट को पहचान रहे हो, अगर आप किसी प्रोकैरियोट को डिस्क्राइब कर रहे हो, ये 3 काम जब आप करेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है? टेक्सानोमी। द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ प्रोकैरियोट इज कॉल्ड टेक्सानोमी। प्रोकैरियोट चूंकि एक टाइपिकल कैरेक्टर रखते थे, इसलिए इसको रॉबर्ट विटाकर ने 1869 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसको कहां पर रखा? किंगडम मुनेरा में रखा। तमाम प्रोकैरियोट को किंगडम मुनेरा में रखा, ठीक है ना। ये तो इसका एक टेक्सोनॉमिक पोजीशन हो गया। लेकिन चूंकि किंगडम मुनेरा उस वक्त अपने कैरेक्टर के साथ, यानी उसकी चूंकि प्रोकैरियोट के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इसलिए किंगडम मुनेरा को साइंटिस्ट ने इस पर सोच में पड़ गए कि हम इसको कहां पर रखें। एक ऑर्गेनिज्म किंगडम मुनेरा के अंदर दूसरे प्रोकैरियोट से इतना डिफरेंस था कि एक जैसे लग नहीं रहे थे। इसलिए 1970 में डॉक्टर कैरल उसने ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए 3 डोमेन सिस्टम मुतारफ करवाया। 3 डोमेन सिस्टम। डोमेन उस क्लासिकल लेवल को कहा जाता है जो कि किंगडम से भी बड़ा टेक्सान हो। देखो क्लासिफिकेशन में किंगडम, इसके बाद फाइलम, इसके बाद क्लास, इसके बाद फैमिली, इसके बाद ऑर्डर, इसके बाद जीनस, इसके बाद स्पीशी। ये टेक्सान का तरतीब है। यहां पर किंगडम से भी बड़ा यूनिट, बड़ा टेक्सान, हायर लेवल देन किंगडम, उसको डोमेन का लफ्ज कहा गया। और 1970 में डॉक्टर कैरल उसने ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए 3 डोमेन सिस्टम मुतारफ करवाया। इसके मुताबिक पहला डोमेन हमारे साथ आर्की डोमेन था, दूसरा डोमेन हमारे साथ बैक्टीरिया डोमेन था, और तीसरा डोमेन हमारे साथ यूकोरिया डोमेन था। यूकरियोट डोमेन में 4 किंगडम थे। एक किंगडम प्लांटी, दूसरा किंगडम एनामेलिया, तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा, चौथा किंगडम फंजाई, ये थे। तो ये इसका टेक्सोनॉमिक पोजीशन हो गया, ठीक है ना। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी प्रोकैरियोट की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट होते थे। अब फाइलोजेनी किसे कहते हैं? द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोकैरियोट इज कॉल्ड फाइलोजेनी। और इसके साथ एक लफ्ज मैं और भी ऐड करता हूं, द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप, कि प्रोकैरियोट का किस किस एंसेस्टर के साथ क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फाइलोजेनी। समझ गए? अब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के इसमें कौन कौन से चेंज आ रहे थे विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रोकैरियोट की ये बयान करो। अब मॉलिक्यूलर टेक्निक जैसे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए जब हमने प्रोकैरियोट की जीन को स्टडी किया,
बहुत सारे स्पीशी को हमने स्टडी किया, तकरीबन 6300 स्पीशी प्रोकैरियोट के हमने स्टडी कर लिए और उनको नेम भी दे दी, लेकिन स्टिल ओरिमिलियन ईयर ऑफ प्रोकैरियोट, स्टिल उन्होंने जो जीन एक्वायर किया था हमें पता नहीं चल रहा है कि इसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी रिलेशन पाइलोजेनी इसका कहां से बनता है। बहरहाल एक चीज जो मैं आपके साथ, कॉमन इंसिस्टर, मॉलिक्यूलर कॉमन इंसिस्टर, ये चीज आप जरा अपने साथ नोट करें। कॉमन इंसिस्टर प्रोकैरियोट का क्या है? प्रोकैरियोट का कॉमन इंसिस्टर ये है कि यहां पर बनता है आर्की, और यहां पर बनता है बैक्टीरिया, और यहां पर बनता है यूकोरिया, मतलब यूकैरियोट। अब अगर आप इस पाइलोजेनी, इस रिलेशन को आप देखें, इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को आप देखें, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि प्रोकैरियोट का जो कॉमन इंसिस्टर है वो यूकैरियोट के साथ बहुत ज्यादा मिल रहा है, यानी यूकैरियोट का, ठीक है ना, ये उसका क्या है, पाइलोजेनी है। बहरहाल इस पर रिसर्च जारी है। पाइलोजेनी इसकी आर्की बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस कर रहा है यूकैरियोट के साथ, बैक्टीरिया के साथ क्या है वो रिजेम्बलेंस नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक बैक्टीरिया और आर्की की डिफरेंस क्या है उस पर भी आपके साथ मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो यहां तक प्रोकैरियोट था। इंशाल्लाह कुछ और भी चीजें आपके साथ डिस्कस करने थे कि इन तीनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, वो भी एक टेबल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इजाजत चाहता हूं। वीडियो में अगर कमी बेशी हो तो लाजमी तौर पर कमेंट में आप मेंशन करें ताकि हम नेक्स्ट टाइम फॉर फ्यूचर हम उस गलती को न करें। इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।